बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, आज मैं बात करना चाहता हूँ। आमतौर पर लोग कहते हैं कि महाराजा पटियाला की जो फ़ौजें हैं वो कश्मीर में चली गई थीं, जिसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान ने या तो कबायलियों ने हमला किया ताकि लोगों की मुसलमानों की मदद की जाए। असल में हमारे कुछ लोग हैं, ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं, या उनको फ़िलॉसफ़र कहना चाहिए या एकेडमिक्स कहना चाहिए, लेकिन दे आर सोशल, वैसे एकेडमिक्स नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के एकेडमिक्स हैं। वो हर चीज़ में एक्सपर्ट समझे जाते हैं। उनका काम ये होता है कि पाकिस्तानी नैरेटिव को किसी न किसी तरीके से प्रमोट करना और उसका दिफ़ा करना, और लोगों को, जो हमारे ज जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनको मज़ीद जो है ना कन्फ्यूज़ करना। उस पर मैं बात करूँगा। और दूसरा एक सवाल मुझे ये आया था कि ये कोटली से आया है, दोस्त का नाम ना बताऊँ तो कोई फ़र्क नहीं है। तो वो कहते हैं कि मेरे जो लास्ट प्रोग्राम था, 4 अक्टूबर की सो कॉल्ड प्रोविज़नल गवर्नमेंट के बारे में, तो वो कहता है कि मैंने बड़ा अच्छा तज़िया किया और बहुत सी चीज़ें नहीं बताई हैं। दूसरे लफ्ज़ों में उसकी आँखें एक तरह से खुल गई हैं। तो वो जेकेएलएफ से उसका ताल्लुक है। आप भी बावजूद इसके कि जेकेएलएफ कितने ग्रुप्स में है, तो वो उसी को अभी मान रहा है, उसके साथ चल रहा है। लेकिन उसका एक ये भी था कि क्या वजह है कि जेकेएलएफ वाले कुछ लोगों ने इसको, यानी 4 अक्टूबर को अबैंडन कर दिया है। जो जैसे-जैसे उनके उनके इल्म में इज़ाफ़ा हुआ, उनको पता चला कि ये सारा फ्रॉड था। तो कुछ जो अभी तक भी हैं, और लेकिन ख़ास तौर पर उसका सवाल ये है कि महाराजा को जब पता चल गया था कि ये पाकिस्तानी प्लोय है न, जो 4 अक्टूबर वाला, तो फिर उसके महाराजा ने अपने डिफेंस के लिए कोई ख़ास तैयारी क्यों नहीं की? मैं इसका भी जवाब देना चाहता हूँ। चलो इसी से शुरू कर लेते हैं। असल में 4 अक्टूबर के बारे में तो बहुत सी बातें हो चुकी हैं, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि इस पर मैंने काफ़ी तफ़सीली रिसर्च की है। और ज़्यादातर जो है ना, मैंने जो हवाले दिए हैं वो मुसलमानों के हैं, पाकिस्तानियों के हैं। वो पाकिस्तानी जो तारीख़ को समझते हैं, वो पाकिस्तानी जो सच बोलना जानते हैं। और इसमें कश्मीरी भी है। मैंने जस्टिस यूसुफ सराफ, जो कि एक लिहाज से प्रो पाकिस्तान माने जाते हैं, उनको भी कोट किया है। तो बात ये आती है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि 4 अक्टूबर को चलो जो महाराजा को ये पता चल गया। आपको ये साथ ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ महाराजा हरि सिंह का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था। उस एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं करना था। उसको ये खतरा नहीं था कि पाकिस्तान उन पर हमला करेगा। ये उसको ज़रूर था कि वो कोशिश कर रहे हैं, प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ इलाक़ा लिया जाए। महाराजा पाकिस्तान के साथ इलाक़े के लिए तैयार नहीं था। फिर 4 अक्टूबर और 22 अक्टूबर के दरमियान पाकिस्तान ने मज़ीद प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। ये भी है, उन्होंने कहा कि जिन्ना साहब जो है ना विज़िट करना चाहते हैं श्रीनगर को। महाराजा ने कहा कि वो नहीं आ सकते। फिर एक कर्नल शाह थे, वो उनको भेजा गया अरेंजमेंट्स करने के लिए। वो कहते हैं कि कर्नल शाह ऐसे गया था कि एक हाथ में चाबुक थी और दूसरे हाथ से वो समझाने की कोशिश कर रहा था। तो वो बेसिकली धमकी देने गया था कि अगर आपने बिहेव ना किया, अगर महाराजा ने जिन्ना साहब को कश्मीर की विज़िट की इजाज़त ना दी, तो फिर आपको नताज भुगतने पड़ेंगे। तो उसने कहा, भई इस वक़्त अनसर्टेनिटी है इन कश्मीर, हालात ख़राब हैं, तो जब अगर वो सैर का तफ़री करे के लिए आना चाहते हैं, तो फिर ये मुनासिब वक़्त नहीं है। तो जब हालात ठीक हो जाएँगे तो दे इज़ वेलकम, जिन्ना इज़ वेलकम टू कश्मीर फॉर हॉलिडे। इस वक़्त जाकर उन्होंने कहा कि वो ये कांग्रेस के लोग भी प्रेशराइज़ कर रहे हैं और बहुत से लोगों ने उन्हें विज़िट भी किया है। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि किसी को भी ना आने दिया जाए, जब तक कि ये अनसर्टेनिटी खत्म ना हो। फिर उसके बाद जब ये यानी कर्नल शाह जब उन्होंने रिपोर्ट की, उन्होंने कहा, भी वो तो इस इलाक़े के लिए तैयार नहीं है और ना ही जिन्ना साहब को जाने के लिए राज़ी है कि जिन्ना साहब विज़िट करें श्रीनगर। महाराजा को पता था कि जब जिन्ना आएगा तो उसने यही बात करनी है, प्रेशराइज़ करना है कि ला के पाकिस्तान करे। तो इस बैकग्राउंड के बाद ये हुआ कि जब ये वापस आया, ग़ालिबन 10 के अक्टूबर के लगभग बात होगी, जब शाह वापस आया, कर्नल शाह। तो उसने फिर आकर बताया, भई महाराजा तो यानी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और ये भी हो सकता है कि उसकी नीयत ये हो कि वो हिंदुस्तान के साथ इलाक़ा करे, ठीक है? हालाँकि उसने कोई इस तरह का कोई इंडिकेशन नहीं था। फिर उन्होंने पाकिस्तान ने क्या किया कि जो मायदे की खिलाफ वर्ज़ी करते हुए, ये मायदे की खिलाफ वर्ज़ी 22 अक्टूबर को नहीं हुई, उसकी इब्तिदा पहले हो गई थी। इन्होंने जो सामान जाया करता था पंजाब से, पहले ब्रिटिश राज के दौर में, और फिर आफ्टर यानी 14 या 15 अगस्त के बाद ये जो सामान जा रहा था
पंजाब से यानी आटा, दाल, घी वगैरह जो भी राशन था खाने-पीने का भी, वो सारी चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान के से गुज़र होकर आती थी और पाकिस्तान की एग्रीमेंट थी कि वो प्रोवाइड करता रहेगा। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इसको कहते हैं इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया और उन्होंने कोई चीज़ें नहीं जानी थी। महाराजा की गवर्नमेंट ने एहतजाज किया, उन्होंने कहा कि देखें ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे साथ आप एक मायदा है, वो आपको ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। माय पीपल आर सफरिंग। उस उनके लिए मसाइल हैं, अगर आटा नहीं आएगा, चावल नहीं आएँगे, दूसरी चीज़ें नहीं आएँगी, घी नहीं आएगा, तेल नहीं आएगा, तो ये मसाइल है हमारे लिए। तो फिर पाकिस्तानियों का मतलब ये था कि उसको परेशान किया जाए। फिर महाराजा उल्टा ये कहने की कि उन्होंने ये कर दिया, पाकिस्तान ने ये कह दिया कि आपकी फ़ोर्सेस ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और हम ये बात बर्दाश्त नहीं करते सकते कि पाकिस्तान पर हमला करे महाराजा की फ़ौजें। उसने कहा भी हम तो हमारी फ़ौज तो छोटी-सी फ़ौज है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि आप पर हमला करें। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं आप ऐसा करें कि अब आएँ, कराची आएँ, या रावलपिंडी आएँ, हमसे बात करें। तो उसने कहा मैं नहीं इस तरह के हालात में आ सकता। लेकिन वो हम मैं उसने कहा कि एक जॉइंट कमीशन बना सकते हैं जो इन्वेस्टिगेट करे कि हमारी फ़ोर्सेस ऐसा क्यों करेंगी? उनको ज़रूरत ही नहीं है इसे करने की। फिर इसके साथ ही जो है ना इन्होंने पाकिस्तान ने ये एक्सक्यूज़ भी किया कि हमारे पास सामान नहीं है, ये मसला वो हमारे पास काफ़ी रेफ्यूजीज़ आ गए हैं। तो जब ये एक तरफ से ये टेलीग्राम्स एक्सचेंज होती रही। मेरे पास टेलीग्राम्स की कॉपीज़ मौजूद हैं। वो ये जो मेरी किताब है लीगल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर में उसमें उनको प्रोड्यूस किया है। तो फिर ऐसे एक तरफ ये बातचीत चल रही थी कि कमीशन बनाते हैं, कैसे होगा, कैसे नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने तैयारी करके 22 अक्टूबर को हमला कर दिया। तो महाराजा को ये यकीन नहीं था कि ये हमला करेगा। एक बात, ये मायदे की खिलाफवर्जी इस तरीके से करेगा। दूसरी बात ये है कि महाराजा की जो फ़ौज है वो बहुत छोटी-सी थी और आप अगर देखें कि कितना बड़ा बॉर्डर था जिस पर उसने स्प्रेड किया हुआ था, तो वो तो किसी भी सूरत में मुकाबला नहीं कर सकते थे। फिर सबसे बड़ी जो बात है, तीसरी बात, जो महाराजा की फ़ौज के मुसलमान सिपाही थे और मुसलमान जो ऑफ़िसर थे, उन्होंने अपने हल्फ़ से गद्दारी की। उनका हल्फ़ ये था कि हम महाराजा हैं और देखिए हल्फ़ होता है और इसमें कुरान और सुन्नत की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। तो उन्होंने ये हल्फ़ लिया हुआ था कि हम महाराजा और उसके ख़ानदान और आने वाली नस्लों के वफ़ादार रहेंगे। नतीजे के तौर पर वो क्या देंगे, इन रिवर्स उनको क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगी, उनको वर्दी देगी, उनको बंदूक देगी, ट्रेनिंग देगी और हर वो सहूलत देगी जो दूसरे लोगों को मौजूद थी। ठीक है? जैसे कि आर्मी वालों को दी जाती हैं। लेकिन जब 2 कौमी नज़रिए का बाज़ायदा प्रचार हुआ, इन लोगों को कायल किया गया, देखिए जी, ये तो हिंदू है महाराजा और हम पर जिहाद फ़र्ज़ हो गया है और हमें इसके खिलाफ बगावत करनी चाहिए। तो इन लोगों को कायल किया गया और जब मुज़फ़्फ़राबाद पर हमला हुआ तो वो उस पर इत्तेफ़ाक से उस वक़्त जो लोग थे, जो कमांडर थे उस वक़्त मुसलमान थे। वो जो सीनियर लोग थे, उन्होंने बजाय इसके कि महाराजा की हुकूमत का, महाराजा की रियासत का दफ़ा करते जिसके लिए उन्होंने हल्फ़ लिया हुआ था, उन्होंने ऐसा किया कि जो बागी आ रहे थे, उनका साथ दिया और उल्टा ये महाराजा की फ़ौज के खिलाफ लड़े। और उनके उन फ़ौजियों को मारा जिनके साथ वो साथी थे, दोस्त थे। फिर ज़ुल्म की बात ये है, नाइंसाफ़ी की ये बात है और मैं समझूँगा कि घटियापन की बात ये है कि बजाय इन लोगों को, जिन लोगों ने गद्दारी की महाराजा के साथ, जिन्होंने अपनी रियासत के साथ गद्दारी की, जिन्होंने अपने जिन्हें मादरे वतन के साथ गद्दारी की, बजाय इसके कि उनको गद्दार कहा जाता, उनको हीरो बनाकर पेश किया गया। किसकी वजह से? इसलिए कि ये पाकिस्तान की पॉलिसी थी कि इनको बताया जाए कि ये आप लोग आज़ाद हो गए हैं, आपको आज़ाद कराया गया। और आज़ाद कराने में इन लोगों का हाथ है। यानी कि इन ऑफ़िसर्स का भी हाथ है और जिन लोगों ने हिंदुओं को मारा, सिखों को मारा, वो सारों को सबको कहा गया कि ये बड़े बहादुर हैं, इनको ये मेडल दिए गए वगैरह-वगैरह। तो एक सिस्टमैटिकली इस तरीके से काम किया गया बजाय इनके बजाय इसके कि लोगों को इन पर मुकदमे चलते, इनको गद्दार कहा जाता। इनको कह दिया गया कि ये तो मुझे वतन लोग हैं। इन्होंने महाराजा के हिंदू रियासत के खिलाफ काम किया। एक हिंदू महाराजा के खिलाफ काम किया। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो मज़हब की रिलिजियस हेट्रेड वो गालिब आ गई और उसके पेश नज़र ये सारे किए गए। इन व्यू ऑफ ऑल दैट कि महाराजा की फ़ौज कैसे डिफेंड करती। और फिर ये भी देख लें कि जिन लोगों ने एक तो हम तो कहते हैं ना कि गिलगित-बल्तिस्तान को टेक ओवर कर लिया था गिलगित स्काउट्स ने, लेकिन आपको ये भी पता है कि वहाँ पर मुसलमानों की कंपनी मौजूद थी। अगर मैं कहूँगा तो कुछ लोग नाराज़ हो जाएँगे। उनके जो सरबराह थे, कैप्टन साहब बाद में खुद को कर्नल कहते थे, ठीक है? खुद ही प्रमोशन करके जल्दी से कर्नल बन गए थे। उन्होंने भी साथ दिया था उन लोगों का जिन्होंने महाराजा के खिलाफ बगावत की थी। तो वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं।
تو مسئلہ یہ کہنے کا کہ آپ کو بات یہ سمجھ آ گئی کہ کیوں جو ہے مہاراجا فائٹ نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, یہ تین چار ریزن ہیں. آگے آتا کہ پٹیالہ کی فوجیں آئی تھیں. اگین دیکھیں جی, کاش یہ لوگ تھوڑی بہت ریسرچ کر لیتے, یا چلو ریسرچ نہیں کرتے, تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں, یا عقل کا استعمال کر لیتے, کامن سینس کا کرتے. لیکن جن کو میں ٹرولز کہتا ہوں یا فوٹ سولجرز ہوتے ہیں, وہ عقل کا استعمال نہیں کرتے. پہلی بات آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پٹیالہ کہاں پر ہے اور جموں کہاں پر ہے. کتنے 100 میل کا فاصلہ بیچ میں, کتنی ریاستیں تھی بیچ میں, اور اس میں پھر یہ مجھے بتائیں کہ اس نے فوج کب بھیجی, یہ نہیں بتائے گا کوئی. فوج بھیجی نہیں گئی. ٹھیک ہے, ہوا یہ ہے کہ ان کو شاید پتہ نہیں ہے, مہاراجا پٹیالہ جو ہے نا, اس نے اس کے 23 مارچ 1938 میں یہ مہاراجا بنا. اس کا جو باپ تھا بھوپندر سنگھ, اس کے مرنے کے بعد مہاراجا پٹیالہ جو ہے نا, اب میں بات کروں گا تو کہیں گے کہ یہ ایک ہندو کی تعریف کر دیا, سکھ کیا بائی دا وے, تو اس کی تعریف کر دی ہے. یہ ایک بڑا آدمی تھا, ویسے قد کاٹ کے لحاظ سے بھی پرسنالٹی والا آدمی تھا, پڑھا لکھا آدمی تھا. ویسے 6 فٹ 5 انچ قد تھا اس کا, بڑا کاٹ کال, بڑا باروب آدمی تھا. تو اس نے یہ چیمبر آف پرنسز جو تھا, ویری امپورٹنٹ فار دا پرنسز, آل آف دا پرنسز, اس میں یہ چانسلر تھا. یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا, یہ واز امپورٹنٹ پرسن, چانسلر تھا. اور اس نے پنجاب کے جو مہاراجے تھے ان کو انہوں نے قائد کیا کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, اور ہمیں اب جو ہے نا علاق ہندوستان کرنا پڑے گا. اور آن 1 اگست, نوٹ کریں تاریخ, آن 1 اگست 1947, یعنی ابھی انڈیا بنا نہیں تھا, پاکستان بنا نہیں تھا, اسٹل برٹش راج موجود تھا. تو اس نے یعنی 21 ادر رولرز نے ایک ساتھ 1 اگست کو ایکسیشن ٹو انڈیا کر لیا تھا. 22 ہو گئے نا, اس کو پٹیالہ کو شامل کیا جائے تو 22 حکمرانوں نے ایکسیشن ٹو انڈیا قبول کر لیا تھا. ونس ہی ہیز ایکسیڈڈ ٹو انڈیا, اور جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کر لیا تھا, علاقہ کر لیا تھا, اس کے بعد کیا آپ کی فوج کہاں گئی, پھر کہاں کدھر جاتی فوج, تو استعمال کر نہیں سکتے. یو ہیو بیکم پارٹ آف انڈیا, یا یو بیکم پارٹ آف پاکستان. اور دوسرے طریقے سے دیکھا جائے تو ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے, سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. شاید میں بیوقوف ہوں, وہ زیادہ عقل مند ہوں گے. تو بیسیکلی اس نے تو وہ علاقہ کر لیا تھا. اب اگر فرض کیا 1 منٹ کے لیے وہاں تصور کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی فوج سمیت مختلف ریاستوں سے گزرتا ہوا جموں جا پہنچتا, اب کتنے راستے پر, کتنا لمبا راستہ. اس کو کسی نے, برٹش نے نہیں روکا, اس نے ہندوستان کی جو فوج ہے انہوں نے نہیں روکا, کسی اور ریاست کے مہاراجے نے نہیں روکا ان کو. انہوں نے کہا کہ آپ جائیں, جا کر حملہ کرتے ہیں. It doesn't make sense, but only to those people who have common sense. ٹرولز کے لیے یہ ٹھیک ہے. پھر 1 منٹ کے لیے کر لیا جائے, سب ہو گیا. برٹش نے بھی کہا جاؤ, نیو دہلی گورنمنٹ نے کہا جاؤ, دوسرے جو مہاراجے تھے انہوں نے بھی کہا بھی جاؤ, آپ جا کر مسلمانوں کے خلاف جہاد کریں یا مسلمانوں کو ماریں جموں میں جا کر. پھر دیکھ لیں کہ یہ جموں میں ہوا, اگر ہوا تو جب فساد ہوا, حالانکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ اگست میں نہیں ہوا, یہ فسادات ہیں بعد میں ہوئے. اس پر میں نے 15 صفحے کا ایک لکھا ہوا ہے مقالہ, ٹھیک ہے نا, سم فیکٹس اباؤٹ جموں رائٹس, وہ علیحدہ ہے. تو پھر اگر یہ جموں میں ہوئے, اور اگر مہاراجا پٹیالہ کی فوج پہنچ چکی تھی وہاں پر, کچھ لوگ کہتے ہیں سری نگر پہنچ گئی تھی, ماشاءاللہ کیا کہہ سکتے ہیں, شاید مہاراجا کی فوج کے ساتھ کوئی ونگز ہوں گے, وہ اڑ کر چلے گئے ہوں گے, آئی ڈونٹ نو. تو پھر اگر جو ٹرائبز میں نے, اگر پاکستان ان لوگوں کو بچانا چاہتا تھا, اس کی انٹینشن یہ تھی کہ مسلمانوں کو بچایا جائے جن کو الیجڈلی پٹیالہ کی فوج مار رہی تھی جموں میں. تو جموں جو ہے نا, قریب ترین شہر جو ہے پاکستان کا سیالکوٹ ہے. تو ان کو موت پڑتی تھی سیالکوٹ سے جاتے جموں, 30 میل بھی نہیں مرتا وہاں سے. تو وہاں سے اگر مطلب یہ تھا کہ جموں کے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے, تو سیالکوٹ سے آپ نے بندے بھیجتے, فوج بھیجتے, رضاکار بھیجتے. پھر تو ہم سمجھتے کہ ان کی نیت مسلمانوں کو بچانے کی تھی. انہوں نے کیا کیا, اس جگہ پر بھیجی فوج جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی. اب 95+ جو ہے نا پرسنٹ جو تھے وہ مسلمان تھے اس علاقے میں. تو یہاں پر 90% سے زیادہ مسلمان ہیں, ان کو کس سے خطرہ تھا, مجھے بتایا جائے نا, یہ کس کی مدد کرنے آئے تھے. اگر مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو, جموں کے مسلمانوں کو مدد کرنی ہے, then the route should have been taken to go from سیالکوٹ, یا کسی اور جگہ سے بھی دیکھ لیتے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہاں گئے, مظفر آباد.
جو اور مظفر آباد سے یہ کہاں گئے پروسیڈ کیے انہوں نے اوڑی بارامولہ گئے. بارامولہ سے کہاں گئے یہ سری نگر. آر یو ٹیلنگ می آئی ایم ناٹ اسٹوپڈ, آر یو ٹیلنگ می وہ اتنا لمبا 130 میل کا روٹ لے کر چلے گئے, 30 میل والا نہیں لیا لیکن 130 میل والا جو روٹ لے لیا وہ سری نگر جانے کے لیے. انٹینشن واز ٹو آکوپائی سری نگر, ناٹ ٹو ہیلپ مسلمز آف جموں. تو پھر آپ یہ آئی یو ٹیلنگ می کہ سری نگر سے پھر بائک گاڑیوں میں یا پیدل وہ جائیں گے جا کر جموں میں جا کر مدد کریں گے. ڈزنٹ میک سینس. ان کا مقصد ان کو یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کی مدد کرنی ہے, ان کا مقصد یہ تھا کہ سری نگر کو آکوپائی کرنا ہے اینڈ ٹو پنش مہاراجا فار ریفیوزنگ دی ڈکٹیشن آف پاکستان, فار ریفیوزنگ ٹو لیٹ جناح وزٹ سری نگر, فار ریفیوزنگ ٹو بی اے گڈ بوائے ان آئیز آف پاکستان. مہاراجا کے اپنے انٹرسٹ تھے, اس نے ان کو ڈیفائی کیا, ایز اے ریزلٹ اس کے لوگوں کو مارا گیا, قتل و غارت ہوئی. آئی ہوپ کہ آئی ہیو آنسرڈ دیٹ بوتھ کوسچنز. کہ پٹیالہ کے فرسٹ کہ مہاراجا اپنی فوج کا ڈیفینس کیوں نہیں کر سکا, آئی ہیو ایکسپلینڈ دی ریزن. پٹیالہ کی فوج وہاں پر نہیں تھی. یہ ایک جنرل مانک شاہ تھے اس وقت ایز اے کرنل, وہ وزٹ انہوں نے کیا تھا 25 کے لگ بھگ, انہوں نے وزٹ کیا تھا سری نگر. اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے, وہ اسیس کرنے گئے تھے کہ کیا سچویشن ہے. اس نے کہا ہے کہ میں نے کسی جگہ پٹیالہ یا کسی اور کی فوج نہیں دیکھی سوائے مہاراجا کی فوج کے, یا سوائے طالبان کیا رہے ٹرائبسمین آئے تھے, وہ سری نگر بھی نہیں پہنچے تھے, لیکن ان کے بارے میں اس نے سنا تھا. I leave it at that. If you have any questions, please do ask. If you have any comments, please do make. And if you have not already subscribed the channel, please do subscribe my channel. ہماری طرف سے خدا حافظ and look after yourself.